काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चहन मैथ्स पर। डेली MTS क्लास की ये 5वीं क्लास है, जिसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है हमारा, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? दिया है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर। अब बट्टा तो दिया जाता है अंकित मूल्य पर ही, यानी कि MP पर। MP दिया है, MP पर कितने परसेंट बट्टा दिया जाता है? 14%। 14% का बट्टा दिया जाता है, तो जो वस्तु बेची गई होगी वो कितने 86% पर बेची गई होगी। यही हमारा SP होगा, क्योंकि बेची गई हो 14% का बट्टा दिया। मान लो अगर वस्तु हमारी 100 की है, 14% बट्टा दे दिया, तो वो कितने की होती? 86 की। जब 14% बट्टा दे दिया, हमने मान लिया 100 की, MP पर बट्टा दिया जाता है, तो इसी पर हमने दे दिया, तो ये 14% बट्टा दे दिया, तो ये कितने की हो गई? 86 रुपये की बेच गई। लेकिन 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो यानी 86 रुपये की, यानी 86 की वैल्यू कितनी हो गई? 387 में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, यानी हमें 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 86 की वैल्यू है 387। 86 की वैल्यू है 387, तो 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी 387 डिवाइड बाई 86। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100 की वैल्यू, क्योंकि MP पता करना है। हमें क्या पता करना है कि MP कितना है। तो हम क्या करना है? 100 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? 387 डिवाइड बाई 86 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब काटेंगे हम, तो ये 50, ये हमारा 43, और 43 से ये 9 टाइम कट जाएगा, 9 बार। अब जैसे हमारा 4 नम 36, 360 तो ये, और 3 नम 27, यानी कि 27, और तो 360 और 27 387 हो गया, तो 9 बार कट गया। इनके गुणा करा दें, 9 पना 45, कितना आ जाएगा? 450। तो ये क्या है? MP आ गया, यानी कि मार्क प्राइस। इस पर बट्टा दिया है 14% का, तब जाके ये 387 की बिकी है। तो हमारा आंसर है 450, यानी कि MP के अंकित मूल्य, जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताना है। देखो, कोई व्यक्ति है, अपनी हानि को वो है क्या? विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। अब देखो, ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, सिर्फ समझने की बात है। बस कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं लड़के कि 20% अनुमानित विक्रय मूल्य का। अब विक्रय मूल्य का कुछ नहीं, जैसा बोला आप वैसा कर दीजिए। देखो, विक्रय मूल्य का हानि को मान लेते हैं, यानी लॉस, L लिख लेंगे, लॉस। अब ये लॉस, और ये हमारी क्या? विक्रय मूल्य, यानी SP, यानी सेलिंग प्राइस। इसका 20% अनुमानित करता है, तो इसका 20% हमने निकालेंगे, तो ऐसे ही तो होगा। अब हम यहाँ से लॉस और SP, यानी विक्रय मूल्य का रेशियो फाइंड आउट कर लें, तो हमारा ये तो 1/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं L/SP बराबर हमारा रेशियो आ जाएगा 1/5 का रेशियो। तो यानी देखो, लॉस हुआ है 1 का, और SP यानी बेची कितने? 5 में, तो खरीदी कितनी होगी? 6 में, क्योंकि लॉस हुआ है। जब लॉस होता है तो क्या होता है? यानी कि हमारा लॉस होता है तो CP, एक मिनट, जब हमारा लॉस होता है तो क्या होता है? वो CP से कम, यानी खरीदी से कम में बेची होगी, तभी तो लॉस हुआ है। अदरवाइज अगर खरीदी हुई, यानी खरीदी हुई से अधिक पर बेचता तो प्रॉफिट होता, यानी कि लाभ होता। तो क्या होगा? CP हमारा ज़्यादा होगा, और CP में से SP गया, तो वो क्या? हमारा लॉस हो गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? CP निकाल सकते हैं। भाई 1 का लॉस हुआ है, 5 की बेची, तो 6 में खरीदी हुई थी, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं CP कितना होगा? 6।
जब हमें सीपी पता चल गया से हमें एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है। देखो प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। भाई 6 में खरीदी थी, 5 में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस 5 है, 6 में खरीदी 5 में बेच दी, तो 1 का लॉस हुआ। कितने पर लॉस? एक का लॉस कितने पर? सीपी पे होता तो 6 पर। परसेंटेज में बताने के लिए, यानी लॉस परसेंटेज में बताने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये क्या होगा, ये 50/3 इस ऑप्शन के हिसाब से मिल गया। अदरवाइज हम और आगे काट देते। इतना परसेंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये क्या है, लॉस परसेंट है। बस कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि किस पर कैलकुलेट किया। हम जैसा कहा वैसा कर देखिए, एसपी का 20% हमने वही कर दिया, यहाँ से रेशियो निकाल लिया, हमें एक्चुअल पता चल जाएगा कि सीपी कितनी है, 6 है, क्योंकि 1 का लॉस हुआ है, 5 पे बेची है, तो भाई कम में बेचे सीपी अधिक ही होगा, जब तो लॉस हुआ है, क्योंकि सीपी अधिक होगा, यानी खरीदी ज्यादा में होगी, बेची कम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है। ऑप्शन के हिसाब से देखो, x का 8%, तो हम क्या करें, x का 8% ऐसे ही लिख दे रहे हैं, और बराबर किसके हैं, y के 4% के बराबर। अब देखो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, या हम कह सकते हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। तो हमारा x और y का रेशियो, ये 4 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो हमारा x और y का रेशियो यहाँ से निकल आएगा 1/2, यानी x हमारा कितना है, 1/2, यानी x कितना है, y का हाफ है। x क्या है, y का हाफ। अब पूछा है x का 20%, देखो x का 20% पूछा है, x का 20% कितना होगा, y के किसके 10% के ही तो बराबर है, क्योंकि x का 20% निकालेंगे, जितना आएगा वो y के हाफ में ही आ जाएगा, उस y का हाफ निकाल, क्योंकि क्या है, y डबल है। अदरवाइज आपको ऐसे समझ ना आ रहा हो, क्या हम क्या कर सकते हैं, ये रेशियो में दिया है तो हमका x को हम 100 मान लें और y को 200 मान लें, क्योंकि x क्या है, y से हाफ है, तो हमने यही कर लिया। अब क्या बोला है कि x का 20%, अब हम यहाँ से x का 20%, यानी 100 का 20% क्या होगा, 20 ही होगा, यानी किसके समान है, y के। अब हम y का कितना निकालें कि 20% उसके समान हो जाए, तो पहले ऑप्शन में क्या, y का 10%, तो y हमने कितना मान लिया, 200, इसका 10% निकालें तो हमारा 2 0 ये क्या 20 इसी के बराबर आ गया। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया कि y का 10%। अदरवाइज आप यही समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बोला कि एप क्या, x हमारा आ गया 1 और y आ गया 2, यानी x y से आधा है, तो इसका 20% निकालेंगे तो उसका सिर्फ आधा ही परसेंट निकालना पड़ेगा। मान लो x का 20 निकालना तो y का 10% निकालने का, मान लो x का 40% बोला होता तो हम सिर्फ y का 20% निकाल देते, तब आंसर आ जाता। तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन, तो y के 10% के बराबर होगा, ये हमारा आंसर है, जो पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 ग्राम कांसे में कितना जस्ता? सिंपल है, क्या बोला, कांसे में तांबे और जस्ते का, कांसा है वो कितना दिया है, 100 ग्राम। 100 ग्राम कांसे में क्या बोला है, तांबा और जस्ते का अनुपात, यानी तांबा और जस्ते का अनुपात दिया है 13:7। और क्या पूछा है, 100 ग्राम कांसे में जस्ता, यानी 7 की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना होगा, 13×7 20, यानी 20 की वैल्यू कितनी दी है, 100। 20 की वैल्यू कितनी दी है, 100। अभी हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20×5 100, यानी 5 कह सकते हैं हम, 1 की वैल्यू 5। जब 1 की वैल्यू 5 पता चल गई तो हमें कितने, 7 की वैल्यू, 7 ही तो है जस्ता हमारा, जस्ता ही तो बताना है, क्या बताना है, जस्ता। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 7 कर देंगे, 7 पना 35 ग्राम। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 ग्राम आंसर हो जाएगा। आप ओरली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। इन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। देखो
3 कक्षाएं थीं। उनका रेशियो कितना दिया था विद्यार्थियों का? 4:6:9। इस रेशियो में बच्चे थे तीनों कक्षाओं में। लेकिन क्या है, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो गई, तो फिर रेशियो चेंज हो गया, यानी कि 7:9:12 हो गया। अब हम देख लें कि देखो प्रत्येक में क्या सेम 12-12 विद्यार्थी बढ़े हैं, तो इनका गैप देख लें कितने कितने का है। 4 3 7 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है और यहाँ भी 3 का गैप है। तो हम कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी, इसमें 3-3 बढ़े हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने 12-12 बढ़े हैं। तो 3 की वैल्यू 12 और 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4, यानी 3 चौक 12, 1 की वैल्यू 4। अब पूछा है कि उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, यही तो है वृद्धि से पहले ये विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। अगर हम इस हिसाब से देखें तो कितनी थी, 6 4 10 और 9 19, यानी कह सकते हैं 19 थी। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 19 की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस प्रकार 19 की वैल्यू 19 गुणे 4 76 हो जाएगा, जो ये हमारा आंसर है। तो पहले विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी, 76। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु है। देखो राम और उसके 2 बच्चों की, राम और उनके 2 बच्चे यानी 2 चिल्ड्रन की औसत आयु कितनी है 17। अगर हम इनका सम निकालें तो कितना हो जाएगा, 17 × 51, क्योंकि 3 का गुणा कर देते हैं, इनकी औसत आयु दी है, ये एवरेज आयु, तो 51 वर्ष हो जाएगा, यानी सम लिख लेते हैं हम यहाँ। और फिर क्या है, राम की पत्नी यानी राम्स वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रन, उन वही बच्चे, इनकी औसत उम्र कितनी है 16 वर्ष। अगर इनका सम निकालें तो 48 हो जाता। और चूंकि दिया है राम की आयु कितनी है 33 वर्ष, अब राम की आयु कितनी दे दी है, राम की आयु उनने दे दी है 33 वर्ष। और देखो राम और 2 चिल्ड्रन की आयु, हम यहाँ से बच्चों की आयु निकाल सकते हैं यहाँ से, तो टोटल तो इनकी दी है 51, यानी राम और 2 बच्चों की आयु दी है 51। तो हम क्या करें, 51 में से 33 सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे 2 चाइल्ड की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि 18 वर्ष। ये कितने हैं 2 चिल्ड्रन की उम्र निकल आएगी, यानी संयुक्त उम्र 2 बच्चों की संयुक्त उम्र 18 वर्ष। अब देखो हमें क्या राम की पत्नी की बतानी है। अब इनके राम की पत्नी और 2 बच्चों की औसत उम्र टोटल उम्र कितनी है 48। अगर हम इसमें से क्या करें, दोनों बच्चों की क्या उम्र घटा दें तो किसकी उम्र बचेगी, राम की वाइफ की उम्र। तो हमने 18 सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो हमारा 30 इयर्स क्या राम की पत्नी की उम्र आ जाएगी। ये जो हमारा आंसर है, आप ओरली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54 व्यंजन के योगफल में इकाई का अंक। देखो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें और बाकी से कुछ मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेना। अब देखो 5 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। मान लो ये कोई लिखा है और उसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट होता है, यानी इकाई का अंक होता है। इसकी पावर कितनी भी n हो तो उसका कितना आएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसी प्रकार 6 का यही नियम होता है, इसकी कितनी पावर हो 6 ही आएगा, चाहे 6 बार 1 करो तो 6, 6 बार 2 करो तो 36, 3 करो तो 216, मतलब 6 ही आएगा। और अब देखो 3 की पावर में, अब 3 की पावर में क्या, यहाँ समझ लेते हैं, 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 ही आएगा यूनिट डिजिट, 3 की पावर हम 2 करते हैं तो यानी 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और 3 की पावर हम 3 करते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा, और 3 की पावर हम 4 करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, और हम 3 की पावर 5 करते हैं तो फिर 3 आ जाएगा। तो देखो ये प्रत्येक 4 पर, यानी 4 पर साइकिल रिपीट होती है 3 में, कि 4 का पहले 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 करेंगे 9, और 3 7, 4 5,
4 का करेंगे तो 1, और अगर 5 करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, यानी 4 के बाद रिपीट होगी। चूंकि यहाँ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ 3 की पावर कितनी 50, यानी 73 की पावर कितनी 53, तो हमें तो सिर्फ 3 लेना है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमने 3 लिया। इसका क्या करेंगे 54 है, तो इसमें क्या करें 4 से 54 में 4 से डिवाइड कर लेंगे, और जो जितना बचेगा यानी कि हमारा ये 4 से करेंगे तो 1, और ये 14 हो जाएगा 12, यानी कि 3 की पावर 2, यानी कि यूनिट डिजिट उसका कितना हो जाएगा 9, और फिर बाकी को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सवाल अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर आगे ये तो समझ में आएगा कि हमारी 3 की क्या होगी साइकिल 4 पर रिपीट होगी, यानी 4 पर रिपीट होगी, यानी साइकिल रिपीट, फिर वही आ जाने लगे। जैसे 4 की पावर 5 हो गई, यानी कि 4 की पावर 1 हो गई, नहीं 3 की पावर 1 हो गई, तो हमारी 1 हो जाएगी, यानी 4 पर रिपीट हो, 4 से डिवाइड कर देंगे पावर को। अभी मैं इरेज करके बताता हूँ आपको। देखिए हमारा सवाल है 25 की पावर 62 51, और ये हमारा 36, इसकी पावर हम 528, और प्लस 73, इसकी पावर 54। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमारा यूनिट डिजिट 5 का यूनिट डिजिट 5 ही लेंगे, और इसकी पावर कितनी भी है यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, और ये प्लस 6 का भी कितना ही पावर हो अभी बताया था 6 ही आएगा। हमें सिर्फ इससे मतलब, अब देखो 54 को हम क्या करें 4 से डिवाइड कर लें, हमारा ये 1 टाइम, और ये 14 हो जाएगा, तो 4 तो 8, 4 × 12 और 2 बचेगा, यानी कि 4 × 12 और ये 2 बचेगा, यानी कि ये 73, यानी 3 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 2, और हम इसे क्या लिख सकते हैं 9, ये हमारा 6 × 5 = 11, और ये 3 का 9 हो जाएगा, और ये मिला के 20। तो इनका यूनिट डिजिट अब 20 तो होगा नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट क्या होता है जो लास्ट वाला डिजिट, तो ये हमें यूनिट डिजिट हमने ऐड कर दिया तो 20, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 0, तो यही तो हमारा यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 0, यानी कि इकाई का अंक, क्या कहेंगे हम इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 0। बस हमें इकाई का अंक देखना है। इसका 5 है, 5 की पावर कितने भी कर लो लास्ट में 5 ही आएगा, 6 की पावर कितना भी चढ़ लो इवन या ऑड 6 ही आएगा, और आप 3 की पावर प्रत्येक 4 पर रिपीट होगी, प्रत्येक 4 पर रिपीट होगी, क्योंकि ये 3 की पावर 1 करोगे 1 होगा, 2 करोगे 9 होगा, 3 करोगे ऐसे होगा, प्रत्येक 4 पर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और 4 से डिवाइड कर लेते हैं, जितना हमारा रिमाइंडर बचता, यानी कि अभी 2 और बचा, तो वो 2 की पावर कर लिया मैं, वो 9, और सबको ऐड कर दिया 20 आया। जैसे यूनिट डिजिट से ज्यादा हो, यानी 9 तक, 9 से 10 होगा तो 0 हो जाएगा, 11 होगा तो उसको यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आप जानते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0। अगला सवाल है हमारा 0.09 का वर्गमूल, सिंपल है कुछ नहीं है, सिर्फ का वर्गमूल पूछा। वर्गमूल तो आप जानते हैं क्या कितने का 0.09 का वर्गमूल, हम इसे वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या ऐसे ही तो करना है, आप सीधे 0.03 निकाल सकते थे, अदरवाइज आप क्या करना है ऐसे कर लोगे, ये हमारा 9 और पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे 100 लग जाएगा, और हमारा 9 का तो 3 निकल आएगा, और इसका 10, तो इसका क्या हो जाएगा 0.3, ऐसे ही तो लगाओगे 1 पॉइंट के बाद, ये इसका क्या है वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट भाई सिंपल। अभी देखो हमें पता है वर्गमूल में स्क्वायर रूट में जो बाहर निकलती है पेयर में निकलती हैं, मतलब अब ये 2 के बीच में हमें 9 का पता है 3 निकल आएगा, लेकिन पॉइंट अभी 2 डिजिट के पहले है, तो फिर क्या 1 डिजिट के पहले हो जाएगा, तो हमने लगा दिया 1 डिजिट के पहले। 9 का पता ही है, हम इसका सीधे ही तो कर सकते थे, 9 का पता है कि हमें 3 निकला था, लेकिन पॉइंट अब 2 डिजिट के पहले है, तो इसमें 1 डिजिट के पहले यहाँ लगा दिया ना, कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो, ये हमारा क्या स्क्वायर रूट निकला है, इसका नाम सिंपल है, सभी लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने या करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे तो निम्न है, यानी वह संख्या छोटी से छोटी कौन है। देखो किस से भाग देना है, 4, 6, 8, 11, 12 यानी 16,
इनसे भाग देना और पता करना है कि वह छोटी संख्या कौन होगी और प्रत्येक दिशा में 2 रिमाइंडर आए। तो मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या है x, y, z, इनसे अगर हम भाग देते हैं किसी संख्या को और रिमाइंडर हमारा r बचे, रिमाइंडर क्या बचे, r बचे, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी प्रत्येक दिशा में यानी रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस r कर देंगे। सिंपल इतना ही करना है, हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ x, y, z जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम निकालना है और उसमें r ऐड कर देना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ 4, 6, 8, 12, 16 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो अब इसका एलसीएम निकाल, या तो आपको सभी को वैसी नॉर्मल विधि पता होगी, अदरवाइज क्या करें एलसीएम में। अब देखो इसमें सबसे 2 कितने टाइम होंगे, 16 है। 16 में देखो हमने पहले 16 बड़ा नंबर लिख लिया, तो इसमें 4 इसमें ऑलरेडी है। अब 6 का 2 है ही इसमें, तो 3 नहीं है तो 3 ले लेते हैं। 8 तो है ही, यानी 8 दूनी 16 होता है, तो 8 तो वैसे ही है। अब 12, 4 12, 4 तो है, 3 नहीं था तो 3 ले लिया। तो कितना आ गया हमारा, ये एलसीएम ही है तो है, यानी 16 थी 48 एलसीएम आ गया। और 2 रिमाइंडर बचता था तो हमने 2 रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 50। तो वही ये छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर होगी जिसे हम डिवाइड करने पर प्रत्येक दशमलव, देखो 4 से करेंगे तब भी हमारा 2, 6 से करेंगे तब भी आ जाएगा, 8 से करेंगे 8 छंग 48, 2 12 चौक 48, 16 13, मतलब 2 ही बचेगा। तो यही हमारा क्या लिस्ट नंबर है, लिस्ट नंबर होगा हमारा छोटे से छोटा। आपको बस याद रखना कोई भी कितनी भी संख्या दें, एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे करके कोई संख्या हो, उनका एलसीएम निकालना और उसमें आर रिमाइंडर कर देना है। अगर कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है तो सिर्फ एलसीएम ही उसका छोटी से छोटी वह संख्या हो। अगला सवाल है हमारा, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखो सिंपल, 2 संख्याओं का योग, मान लो कोई भी 2 संख्या मान लेते हैं, हमने मान ली एक्स वाई मान ली, एक एक्स ले लिया और वाई ले लिया, तो यानी 2 संख्याओं का योग यानी एक्स प्लस वाई कितना दिया है 40, और उनका गुणनफल यानी एक्स गुणे वाई तो कितना दिया है 375 दिया है। और उनका व्युत्क्रम हमने संख्या क्या मानी थी एक्स, और एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, देखो व्युत्क्रम क्या 1/x, और y मानी थी 1, तो y का व्युत्क्रम कितना होगा 1/y, क्या उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो हम इनका योगफल करेंगे यानी x y के व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि 1/x प्लस 1/y। अगर हम इसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारा x y एलसीएम हो जाएगा और हमारा ये y और x हम लिख सकते हैं y प्लस x, तो यही तो हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हमें क्या करना, x प्लस वाई की वैल्यू तो दी है तो हम रख देते हैं x प्लस वाई, चाहे y प्लस एक्स हो चाहे x प्लस वाई सेम ही तो है, तो ये 40 और x y कितना दिया 375 रख दिया, हमारा यही आंसर। बस काटना ही तो है, हम 5 से काट लेते हैं तो 5 40 हो जाएगा हमारा, और 5 7 35 हो जाएगा 2, और 5 25 यानी 8/75 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, बस आपको व्युत्क्रम पता करना, कोई भी संख्या होने तो आप सीधे आपको पता होना चाहिए व्युत्क्रमों का योगफल 1/x 1/y, आप सीधे x y का वैल्यू रख देंगे जो दिया है 40, और x y ये है हमारा, और x प्लस वाई का 40 दिया है, तो रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा ये लास्ट सवाल था। हम क्वेश्चन कम ही कर रहे हैं जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, 10 सवाल ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या सभी चैप्टरों से कर रहे हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और इनके छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कैसे करना है उनका वो पैटर्न बता रहे हैं, और 10 या 20-25 मिनट की क्लास होती है, आप देखिएगा और रिस्पॉन्स अपना दीजिएगा कैसा है, उसी हिसाब से हम टाइमिंग बढ़ा देंगे और क्वेश्चनों के नंबर्स बढ़ा देंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।